हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट जो लीडर्स थे उनका क्या मूवमेंट था, क्या उनका रोल था आपको सोसाइटी को रिफॉर्म करने में, चाहे वो रिलीजियस रिफॉर्म की बात हो या चाहे वो सोसाइटी के जो इविल्स हो, सोशल इविल्स की बात हो, तो वो हम लोगों ने अच्छे से वहाँ डिस्कस किया। जो जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, जो जो इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, विवेकानंद जी हो गए, फिर से आपको स्वामी विवेकानंद, फिर से आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो डिफरेंट जो मतलब सोशल रिफॉर्मर्स, जो इंपॉर्टेंट आपको जो ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनके बारे में डिस्कस किया। तो हमने डिफरेंट मतलब उनसे उन्होंने क्या एसोसिएशंस बनाए, जैसे ब्रह्मो समाज हो गया या आर्या समाज हो गया, उन एसोसिएशंस के बारे में पढ़ा, उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, और उससे रिलेटेड किस चीज़ पर, किस इविल्स पर, किस सोशल जो फैक्टर्स होता है, किस चीज़ पर उन्होंने फोकस किया, किस रिफॉर्म पर उन्होंने फोकस किया, क्या उन्होंने लॉ लाया। जैसे आप देख सकते हैं जो एंटी सती लॉ था, जो विलियम बेंटिक के समय आया था, राजा राम मोहन राय ने बनवाया था। फिर हम लोग देखे ने जो विडो री मैरिज एक्ट बना था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट बना था, तो वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया और वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्ट्स के बारे में। जैसे कि ये क्या टॉपिक, ये आपको मेनली पॉलिटी में भी आप पढ़ेंगे, ये एक्ट्स के बारे में, क्या रेगुलेटिंग एक्ट होता है, क्या चार्टर एक्ट होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपको वहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट मतलब फॉर्म में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मेनली ये आपको हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है एक्ट्स, क्योंकि इससे रिलेटेड जो गवर्नर जनरल का कंसेप्ट हुआ या वाइसराय का कंसेप्ट हुआ, कब वो गवर्नर जनरल बना, कौन सा फर्स्ट वाइसराय था, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स है। यहाँ से अगर देखेंगे आप प्री का क्वेश्चन, चाहे वो बीपीएससी रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हो, या किसी भी यूपीएससी से अगर देखेंगे रिलेटेड हो, तो वहाँ पर देखेंगे एक दो क्वेश्चन आपको इस एक्ट से पूछा जाता है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट ये एक्ट से उठा के क्वेश्चन वहाँ पर पूछ दिया जाता है। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट से पूछ दिया गया, किस समय डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था गवर्नमेंट का, किस समय प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया था, कौन से एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट है वो आया था। तो ये अब इससे रिलेटेड जो उस समय ये एक्ट उस समय आपको लागू हुआ था, इस समय कौन सा गवर्नर जनरल था, या कौन सा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, या वॉइसराय था, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, इसलिए ये आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्ट्स है। तो ये डिफरेंट जो ब्रिटिश के समय जो एक्ट्स बना था, मेनली जो ब्रिटिश एक्ट था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्ट था, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एक्ट्स है आपको, वो है रेगुलेटिंग एक्ट। तो अगर सबसे पहला जो एक्ट्स की हम लोग यहाँ बात करें, तो सबसे पहला जो यहाँ पर एक्ट है वो कौन सा एक्ट है आपको, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में ये आपको सबसे पहला एक्ट बना था। रेगुलेटिंग नाम से समझ में यहाँ पाता है कि रेगुलेट करना किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी पावर्स को या रूल्स को रेगुलेट करना, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो यहाँ ट्रेड करने आया, तो वो मेनली तो ट्रेड पर्पज से आया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, टेरिटरी को एनेक्स करने लगा, और बहुत सारा मतलब फिर ब्रिटिश के पास वो कंप्लेन किया, क्योंकि वो एक टेरिटरी को एनेक्स भी करता था, और एक तरह से उन्होंने राइवल कंपनीज जो मतलब और जो आपको ब्रिटेन से या बोल सकते हैं और भी राइवल कंपनीज जो अदर यूरोपियन पार्ट से आपको यहाँ पर आकर ट्रेड करना चाहती थी, तो उनको क्या करता था, वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो रोकता था। इसलिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बना कि मतलब एक तरह से एक पावर आप खुद ऑक्यूपाई न करें, और जो अलग ट्रेडर्स हैं उनको आप यहाँ पर आने दें। तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट आपको बना। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बना था, उनका क्या क्या मतलब इसमें क्या क्या प्रोविजंस था वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड रेगुलेटिंग कंपनी। तो सबसे पहले जो कंपनी यहाँ आई तो ब्रिटिश ने सीधे चार्टर दे दिया। ये नहीं कहा कि मतलब तुम लोग वहाँ जाओ और ट्रेड करो, हम रेगुलेट करेंगे, हमको इतना टैक्स चाहिए। तो इस तरह का वहाँ पे एक नियम था। लेकिन जब वहाँ का पार्लियामेंट, वहाँ का जो बोल सकते हैं जो मेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जब उसने देखा कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग का मार्जिन है, लेकिन उस टाइप से ये टैक्स नहीं पे कर रहा है, और ये हम लोग से ज़्यादा पावरफुल बन रहा है, वहाँ से कमा के आ रहा, बहुत पावरफुल मतलब एक तरह से इसका पोजीशन हो जा रहा है ब्रिटेन में, चाहे किसी भी स्टेट में। तो इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया कि आपको रेगुलेट करना शुरू किया इस कंपनी को। इट डिड नॉट टेक पावर तो नहीं लिया, लेकिन आपको रेगुलेट करना शुरू किया। फिर वहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ आपको उसमें मतलब डायरेक्टर्स का एक टीम बनाया, मतलब डायरेक्टर्स अपॉइंट किया, जिसका टर्म था चार साल। उस डायरेक्टर को वहाँ रूल करना था, 4 साल के लिए उसका टर्म था। फिर आपको जो प्रोहिबिट किया, मतलब पूरी तरह से बंद किया, जो पब्लिक सर्वेंट था, कोई भी प्राइवेट ट्रेड में आप इंगेज नहीं कर सकते। जो मतलब जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेनली जो एम्प्लॉयज़ था, वो आपको प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता अपने पर्सनल कैपेसिटी में।
फिर सीओडी यहाँ देखते हैं, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। ये क्या है आपको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी अपना अपॉइंट किया, जो कि मतलब रिपोर्ट दे गवर्नमेंट को कि मतलब कंपनी में क्या चल रहा है, क्या ट्रेडिंग है, किस कौन सा सामान बेचा जा रहा है, या मतलब कितना प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये मतलब आपको रिपोर्ट करना होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, गवर्नमेंट को। तो ये क्या है, सीओडी यहाँ पर कोर्ट ऑफ आपको डायरेक्टर्स है। फिर यहाँ देखते हैं जो गवर्नर जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन दिया गया। तो यहाँ पर अदर दो प्रेसिडेंसी इसके अंदर था, जो मद्रास और जो मुंबई की बात करते वो भी। फिर गवर्नर जनरल काउंसिल ही बना गया, इसको लीगल स्टेटस दिया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वैरन हेस्टिंग्स। तो वैरन हेस्टिंग्स की यहाँ बात करें तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिंग 1833 में। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल था, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ये हम देखेंगे जो 1883 का जो एक्ट आया था उसमें विलियम बेंटिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। तो यहाँ डिसीजन जो होता था मेजोरिटी ऑफ काउंसिल से आप होता था, ये नहीं कि आप गवर्नर जनरल अपना कैपेसिटी में पूरा डिसीजन ले ले। तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर इसमें देख ले जो इसी एक्ट के दौरान आपको सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन ये एक्ट आपको मतलब इसका ये सुप्रीम कोर्ट उस समय ऐसा नहीं था, जैसे आज अपेक्स कोर्ट की बात करते हैं, जो सबसे ओवरऑल जो पावरफुल कोर्ट है, जो सबसे ऊपर जिसको हेरिडिटी में दर्जा दिया था वो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन उस समय ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, कलकत्ता में ही इसका बेस रहता था। और कलकत्ता में भी जितना ब्रिटिश से रिलेटेड लॉज है या उससे कुछ प्रॉब्लम है तो आप वहीं उसे फाइल कर सकते हैं, इस तरह का वो कोर्ट था आपको। फिर जुडिक्शन देख ले तो जुडिक्शन वेरी वाइड था। केसेस इसमें कंपनी के और कलकत्ता जो कितना कॉर्पोरेशन था उसका केस इसमें डील किया जाता था आपको। ये ब्रिटिश सब्जेक्ट्स में डील करता था गवर्नर जनरल काउंसिल के द्वारा ही। नो पावर टू अरेस्ट और इम्प्रीजन देम, इसके पास पावर नहीं होता था किसी को इम्प्रीजन कर सके या अरेस्ट कर सके। ये मतलब सब जगह इसका जुडिक्शन नहीं चलता था। ओवरऑल नेटिव रिसाइडिंग इन कलकत्ता टू कंसीडर रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स ऑफ इंडियन, इसका भी मतलब ये क्या करता था, कंसीडर करता था। अ फाइनल कोर्ट्स ऑफ अपील था वाज गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो आप फाइनल अपील, जैसे आज फाइनल अपील हम लोग सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में फाइनल अपील नहीं होता। उस समय जो फाइनल अपील आपको करना है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट है वो आप गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाके कर सकते हैं। तो ये आपको रेगुलेटिंग एक्ट था। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप था ये मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि हम यहाँ कंट्रोल करें ट्रेड को। ये प्रोविजंस था कि करप्शन को भी यहाँ मतलब खत्म किया जाए। तो वैरन हेस्टिंग वाज ट्राइड इन नंद कुमार केस। तो वैरन हेस्टिंग को यहाँ ट्राई किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये है कि करप्शन स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट का जो कंट्रोल हो ट्रेडिंग पर, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। जो नेक्स्ट एक्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। अगर हम लोग यहाँ बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, तो जो नेक्स्ट जो एक्ट है आपको पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स क्या था, उस समय वहाँ प्राइम मिनिस्टर था। तो ऑल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था आपको, 1784 में। तो ये शॉर्ट कमिंग्स जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था आपको, उसका शॉर्ट कमिंग उसमें क्या लिमिटेशन था उसको सुधार करने के लिए एक्ट बना था। तो ये डुअल कंट्रोल ब्रिटिश सिस्टम और कंपनी का बनाया गया। यहाँ पर कंपनी का जो मतलब आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, कंपनी का जितना भी आपको कमर्शियल अफेयर्स था उससे डील करेगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होगा कि आपको मेनली जो रिपोर्ट करना है, गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर रहा है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कंट्रोल किया जाएगा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल फंक्शंस वेर सेपरेटेड फॉर कमर्शियल फंक्शन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि डुअल कंट्रोल मींस क्या हो, कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग हो गया। पॉलिटिकल फंक्शंस आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, लेकिन कमर्शियल फंक्शन कौन डील करेगा, आपको कौन कंट्रोल करेगा, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। कंपनी वाज मेड सबऑर्डिनेट टू ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का जो मेन गवर्नमेंट था उसके नीचे कंपनी आपको हुआ करेगी। पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा होता था, पावर उसके पास ज़्यादा था। अब क्या है कि ब्रिटिश ऊपर से ओवर अथॉरिटी जो मेन हेड होगा वो ब्रिटेन गवर्नमेंट होगा, उसके नीचे आपको कंपनी को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो स्टैब्लिश किया गया था उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट को नियुक्त किया गया था, ये कंट्रोल करता था सिविल और मिलिट्री और रिवेन्यू और पॉलिटिकल मैटर्स को। फिर आपको कंपनी जो टेरिटरी था वो फर्स्ट टाइम आपको ब्रिटिश पोजेशंस बोला गया कि ब्रिटिश का यहाँ पूरा पोजेशन से ब्रिटिश का यहाँ पूरा कंट्रोल है। तो गवर्नर जनरल जो काउंसिल था आपको वो 4 से 3 हो गया आपको। वो गवर्नर जनरल का वेटो डिसीजन हो सकता है कि वो अपना डिसीजन जो बोले वही फाइनल होगा। वो गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट दिया गया, अगर किसी भी तरह से डिसीजन अगर टाई हो जा रहा है तो गवर्नर जनरल क्या करता है, फिर से वोट कर सकता है। इनडायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश का भाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेनली ब्रिटेन से आता था, वो उसको कंट्रोल करता था जो सीओडी था। फिर प्रेसिडेंसी जो बॉम्बे और मद्रास का, तो वो आपको डिप्राइव था द इंडिपेंडेंस। तो मेनली जो बंगाल गवर्नमेंट था उसी के अंदर गवर्नर जनरल के अंदर ही मतलब प्रेसिडेंसी बॉम्बे मद्रास का, वो इंडिपेंडेंस नहीं था आपको। कलकत्ता के पास सबसे ज़्यादा पावर था विद रिस्पेक्ट टू वार, रिवेन्यू, डिप्लोमेसी। फिर अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 बना, तो उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस देख सकते हैं, उसे पावर दिया गया कि वो ओवरराइड कर सके काउंसिल को, और वो कमांडर इन चीफ भी उसे बनाया गया।
तो ये भी बोला जाता है कि फेलियर हुआ। फिर पावर डिवीजन वहाँ पे क्लियर नहीं था, वो भी मतलब एक दूसरे से डिफरेंसेस होता था। जैसे आप मद्रास प्रेसिडेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं या बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ गवर्नर जनरल जो होता था वो आपको मतलब आपसे मतलब डिफरेंसेस रहता उसके बीच में, वो कोऑपरेट नहीं करता था। इसके कारण ये भी एक फेलियर था जो पिट्स इंडिया एक्ट था आपको। अगर हम लोग नेक्स्ट एक्ट की देखें तो नेक्स्ट एक्ट की बात करें तो वो कौन था, चार्टर एक्ट। यहाँ से चार्टर एक्ट आपको शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो चार्टर एक्ट बना था ये आपको रिन्यू किया गया चार्टर एक्ट ऑफ, सबसे पहले जो इंडिया में चार्टर एक्ट आया था जो 1600 में जो क्वीन एलिजाबेथ ने साइन की था आपको चार्टर एक्ट। तो वहाँ से चार्टर बना था ब्रिटिश का कि इतना दिन आपको यहाँ पर ट्रेड करने का एक अलाउंस दिया जा रहा है, एक मतलब मोनोपोली बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि आपको ट्रेड का एक अथॉरिटी दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर ट्रेड कर सके। तो फिर ये चार्टर एक्ट जो 1793 हुआ इसमें रिन्यू किया गया चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कितना दिन आप वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बोला गया कि वहाँ से मोनोपोली दिया गया कंपनी ट्रेड को कि वो नेक्स्ट 20 साल तक आपको यहाँ पर ट्रेड किया कर सकता है। फिर अगर देखें पावर गिवन टू कॉर्नवालिस वाज एक्सटेंडेड टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल, तो जितना भी गवर्नर जनरल था उस पर पूरा पावर दिया, कॉर्नवालिस का उस पर कंट्रोल रहेगा। होम लूट यहाँ पर चार्जेस स्टार्टेड हो गया, ये आपको 1919 तक चला था। फिर गवर्नर जनरल और जितना भी अदर गवर्नर्स थे वो आपको ओवर काउंसिल्स को क्या करते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, उस पर अपना पावर चला सकते हैं। जो गवर्नर जनरल का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। लेकिन कमांडर इन चीफ था वाज नॉट नाउ द मेंबर ऑफ काउंसिल अनलेस अपॉइंटेड, जब तक कमांडर चीफ अपॉइंटेड होगा तो वो मेंबर नहीं बन सकता काउंसिल का। ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको मतलब पावर दिया गया कि आप लाइसेंस को ग्रांट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स को या कंपनी एम्प्लॉइज़ को कि वो अपने प्राइवेट कैपेसिटी में भी ट्रेड कर सकता है। ये आपको जो कोर्ट्स और जो जुडिक्शन था उसको भी डिफाइन किया, जो एक्ट था आपको चार्टर एक्ट। तो रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो आपको जुडिशियरी से भी इसमें अलग करे, तो सेपरेशन ऑफ यहाँ पावर हो गया। पहले क्या था कि जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसे जुडिशियरी पावर दिया जाता था और रेवेन्यू पावर दिया जाता था रेवेन्यू कलेक्शन का। अब क्या हो गया कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन आपको सेपरेट होगा और जुडिशियरी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सेपरेट होगा आपको। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 था। फिर हम लोग यहाँ पर अगर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखें तो चार्टर एक्ट ऑफ जो 1813 था उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था यहाँ पर, और वारेन हेस्टिंग था फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोले तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इसमें फिर से मोनोपोली बढ़ा गया 20 साल। देखते हैं यहाँ जो 1793 में 20 जोड़ दिया तो कितना होगा, 13 हो जाएगा, 1813। तो 20 साल फिर यहाँ से आपको मोनोपोली बढ़ा दिया गया। इसमें पहला टाइम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो ब्रिटिश टेरिटरीज का वो डिफाइन किया गया इंडिया में। ये लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया कि आप टैक्स वहाँ पर इम्पोज कर सकते हैं। फिर आपको कंपनी का जो कमर्शियल मोनोपोली था वो इंड हो गया यहाँ पर, मतलब पहले कंपनी का जो क्या था वो कमर्शियल मोनोपोली कि आप किसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं या किसी दूसरे कंपनी को अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन आप मोनोपोली जाता वो ट्रेड हो गया। अब दूसरा भी यूरोपियन कंपनी यहाँ पर इंडिया में आके ट्रेड कर सकता है, तो ये मोनोपोली आपको खत्म हो गया। और सिर्फ एक मोनोपोली था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कि आपको जो ट्रेड करना वो आपको चाय में जो चाय और चाइना से ट्रेड करना, वो मोनोपोली था कि वो सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकता है। फिर ग्रांटेड परमिशन टू मिशनरीज, फिर मिशनरीज भी यहाँ से शुरू हो गया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर था उसने यहीं से आपको कन्वर्जन शुरू कर दिया। वो अपना धर्म का जो प्रचार होता है वो प्रचार करने लग गया कि हमारा धर्म अच्छा होता है, मतलब को जो सिविलाइज्ड होता है क्रिश्चियन धर्म। तो इसी तरह से प्रमोट, जब जो आप लोगों ने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या किया था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज का जो ये कन्वर्जन का जो कंसेप्ट था, जो वो लोगों को कन्वर्ट करता था, मतलब मुसलमान को क्रिश्चियन में या हिंदू को क्रिश्चियन में, तो वो एक अपोजिशन बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने उस बात को अपोज किया था। वो भी एक रिफॉर्म मूवमेंट था। तो ये क्रिश्चियन मिशनरी यहीं से शुरू हो गया। 1813 में उसे मतलब आपको लीगल स्टेटस दे दिया गया कि वो इंडिया में आके यहाँ पर कन्वर्जन शुरू कर दे, जिससे क्रिश्चियन का क्या हो प्रचार हो। तो वो भी एक ब्रिटिश का एक मतलब टारगेट था। फिर कंपनी शुड इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़ ईयर ऑन एजुकेशन। जो हम लोग एजुकेशन की बात की तो वहाँ हमने देखा था जो कंपनी का जो चार्टर्ड एक्ट 1813 में ये रूल बना था कि कंपनी 1 लाख रुपया साल में सालाना इन्वेस्ट इंडिया में यहाँ पर करना पड़ेगा कि वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, उसको बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये पेपर पर रहेगा, एक कंपनी ने ऐसा मतलब नहीं किया था। फिर अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देखें, ये 20 साल बाद बना। इसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोला जाता है। ये फिर ट्रेड है जो कंपनी का उसको एक्सटेंड कर दिया गया 20 साल के लिए। 20 साल के फिर से आपको एग्रीमेंट बन गया कि आप 20 साल तक और ट्रेड कर सकते हैं। फिर बताया गया कि ये रिन्यू इसी कंडीशन पर किया गया कि ट्रेड आप जो कंपनी का जो मोनोपोली था ट्रेड पर वो पूरी तरह खत्म हो जाए। तो वो पहले जो चाइना से ट्रेड और जो ट्रेड आपको चाय में होना चाहिए, टी में होना चाहिए था, वो खत्म हो गया। अब पूरी तरह से मोनोपोली मतलब जो कंपनी का था वो खत्म हो गया आपको।
तो आप कंपनी क्या हो गया, पूरी तरह से जो कमर्शियल बॉडी था, जो ट्रेड खुद करता था, खुद पैसा कमाता था, खुद प्रॉफिट जनरेट करता था, वो खत्म हो गया। अब कंपनी पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। जो पैसा वहाँ से कंपनी जनरेट कर रहा है वो पूरा पैसा आपको लंदन भेजना, पूरा पैसा ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है उसको भेजना। लेकिन जो उसको कंपनी को यहाँ क्या करना है फिर रख के, तो यहाँ रख के सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट करना, आपको रिवेन्यू कलेक्शन करना है, आपको जुडिशरी सिस्टम चलाना है, आपको किस तरह से ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखना है। तो वो काम आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या एडमिनिस्ट्रेट करना, गवर्न करना कंट्री को, वो काम आपका हो गया मतलब कंपनी का। अब कंपनी वो चीज़ नहीं रहेगी जो पहले आके वो ट्रेड करती थी, वो प्रॉफिट जनरेट करती है, खुद जाकर वो प्रॉफिट अपने आप रख लेती थी, तो वो चीज़ आप नहीं रहा इसमें। तो ये लॉस्ट उस कंपनी ने कर दिया चाइना के साथ ट्रेड और टी के साथ। ऑल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर वेर सेंट्रलाइज्ड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। एक लॉ मेंबर आपको नियुक्त किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल में, जो मतलब लॉर्ड मैकुले था। देखे तो यही लॉ कमीशन का हेड था आपको, लॉर्ड मैकुले। फिर आपको यहाँ पर ओपन कंपटीशन के बारे में बात किया गया, ओपन ऑफिस फॉर इंडियंस बट रिजेक्टेड आफ्टर काउंसिल ऑफ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्जेक्ट किया। उसके बाद यहीं पर ओपन कंपटीशन का बात हुआ था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें इंडियंस को भी नियुक्त किया, जो भारतीय हैं, जो भारतीय मतलब लोग हैं, उनको भी यहाँ पर नियुक्त किया जाए। लेकिन ये ऑब्जेक्ट हुआ तो उस समय ये आपको आगे नहीं बढ़ पाया। फिर प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल था, वो दो पार्ट में आपको बट गया, जो प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम और एक आगरा में। फिर वो लास्ट में सस्पेंड हो गया आपको। फिर गवर्नर जो बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर था उसको लेजिस्लेटिव पावर उसका मतलब ले लिया गया। फिर काउंसिल ऑफ, क्योंकि आप गवर्नर जनरल ऑफ पूरा इंडिया का बन गया। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, वो वीटो है, कोई भी लॉ को गवर्नर जनरल से बना सकता है, तो वीटो पावर होगा उसके पास। ये आपको इंडियन लॉ को यहाँ कोडिफाई किया गया, जो लॉ कमीशन बना था जिसका मेंबर आपको लॉर्ड मैकुले था हेड। फिर फर्स्ट लॉ कमीशन अंडर मैकुले सेटअप किया गया। फर्स्ट एक्ट विच प्रोविजन टू फ्रीली एडमिट द नेटिव्स ऑफ इंडियन टू शेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री। उसमें बताया गया कि फिर इंडियन को भी शामिल कर गया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था। फिर अगर देखें चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1853, तो ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था आपको, इसमें क्या किया गया था यहाँ पर, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव पावर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जैसे आज हम लोग सेपरेशन देखते हैं पावर का, चाहे वो लेजिस्लेचर का पावर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, चाहे वो जुडिशियरी बॉडी, तो क्या तीनों सेपरेट है आपको। तो उस समय पहले तो जुडिशियरी सेपरेट किया गया एग्जीक्यूटिव से। अब क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव बॉडी को और एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो फंक्शंस होता है, जो लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम हुआ, एग्जीक्यूटिव को क्या हुआ कि उस लॉ को इंप्लीमेंट करना, उस लॉ को मतलब ग्राउंड लेवल पर आपको एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। तो वो फंक्शंस क्या हो गया, पहले क्या होता था कि लेजिस्लेचर सेमी बॉडी होता था, गवर्नर जनरल काउंसिल वही आपको क्या एग्जीक्यूट करता था। अब क्या हो गया कि दोनों का फंक्शन आपको अलग हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो काउंसिल था उसके अंदर ये जो काम करता था, दोनों का फंक्शन अब सेपरेट हो गया। फिर आपको जो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसमें 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया। फिर यहाँ पर जो ओपन कंपटीशन की बात हमने 1833 में की, वहाँ ये लागू नहीं हो पाया, लेकिन इसे फिर से इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन। तो सिविल सर्वेंट में अब इंडिया के जो पीपुल है, जो इंडियन मेंबर है, वो भी आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिविल सर्वेंट में। तो इसी समय से आपको सिविल सर्वेंट्स में मतलब जो IUPSC का जो एग्जाम होता है, जो आज हम लोग देखते हैं, तो वो इसी समय शुरू हुआ। तो इसमें इंडियन मेंबर्स को यहां पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, या उससे मतलब ओपन कंपटीशन कर दिया गया, मतलब इंडियन मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव, इंडियन लेजिस्लेटिव को लोकल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन ये मत समझिएगा कि मतलब मेंबर आपको कोई लोकल कम्युनिटी का उठा के, मतलब गाँव का कोई पीपुल आके उसमें मेंबर बन गया, नहीं। ये लोकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जैसे कि ब्रिटिश का बहुत सारा प्रोविंसेस होता था ब्रिटिश का अपना, तो उसमें जो वहाँ पर जो काम कर रहा है, मतलब जो वहाँ का चाहे वो गवर्नर जनरल हो या वहाँ का जो गवर्नर हो, तो उसे भी मतलब यहाँ होता था कि वो आके यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके, इसका मेंबर बन सके। 4 ऑफ द 6 न्यू मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द लोकल और प्रोविंसेस गवर्नमेंट। तो प्रोविंसेस गवर्नमेंट का यहाँ पर आपको मेंबरशिप था। तो ये आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था। अगर चार्टर एक्ट ऑफ 1858 देखें तो ये एक्ट बोला था गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बना था, क्योंकि जो 1857 का जो लड़ाई हुआ था, तो यहाँ देखते हैं कि ये चार्टर एक्ट जो 1853 के बाद सीधे बन गया था आपको 1853। तो इसमें क्या हुआ था, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला था, ये 1857 में जो बना था आपको 53 के बाद, ये 58 में। तो 57 में जानते हैं कि जो लड़ाई हुआ था आपको 1857 में, जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने समझ लिया कि ब्रिटिश का जो मतलब कंपनी का जो
रूल है वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर हो रहा है, मतलब वहाँ का जो रूल है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो मतलब किसी तरह का ट्राइबल्स मूवमेंट हो। तो ब्रिटिश ने तो वहाँ गवर्नमेंट ने देख लिया कि इस तरह से अगर वो काम करेगा तो बहुत दिन वहाँ टिक नहीं पाएगा, बहुत दिन तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 वो एक बहुत बड़ा रिवोल्ट था। अगर वो रिवोल्ट सक्सेस कर जाता वो तो समझिए कि किसी तरह से पूरा इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं था, या उस मूवमेंट को किसी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। तो एक मूवमेंट कोई भी होता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, तो वो एक ऑर्गेनाइज नहीं था, सबका अपना अपना मतलब इंटरेस्ट था। तो इसलिए वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक नेशनलिस्टिक जो स्पिरिट होता है, नेशनलिज्म का जो स्पिरिट होता है वो उस मूवमेंट में नहीं था, वो रिवोल्ट में नहीं था, इसलिए वो मूवमेंट आपको फेल्योर रह गया मतलब, लेकिन वो सक्सेस नहीं कर पाए। लेकिन ब्रिटिश को यहाँ से पता चल गया कि अगर ये मूवमेंट, इस तरह का मूवमेंट अगर आगे आपको होता है तो फिर क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा दिन रूल नहीं कर पाएंगे, कॉलोनाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया, फिर से एक नया एक्ट ला के चार्टर एक्ट ऑफ 1858, इसलिए नॉन इसे बोला जाता है कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोला जाता है आपको। तो यहाँ जो पूरा जो पावर था वो कंपनी का, ये पूरा क्राउन के पास चला गया, पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। तो यहाँ पर इंडिया डबल गवर्नमेंट जो सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पर हटा दिया गया, गवर्नर जनरल जो था उसे मतलब नया डेजिग्नेशन दे दिया गया, नया मतलब नाम दे दिया गया, उसका नाम था वाइसरॉय। तो ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। ये जो सबसे पहला वाइसरॉय इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर कैनिंग सबसे पहला वाइसरॉय था आपको। तो जो 1857 का जो लड़ाई हुआ था उसमें भी गवर्नर कौन था आपको, कैनिंग ही था। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गया, इसे कंप्लीट अथॉरिटी दे दिया, कंप्लीट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता था, ये मतलब इंडिया में नहीं ब्रिटेन में रहता था, वहाँ से पूरा टेरिटरी को ये कंट्रोल करता था, मतलब जितना भी जितना भी काम हो रहा है इंडिया में, जितना भी चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो पूरा जो रिपोर्ट होता था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाता था। वो फिर जाकर ब्रिटेन का गवर्नमेंट है, वहाँ की जो क्वीन है या किंग है, तो उसे मतलब वहाँ पर जो क्राउन है उसे वहाँ पर मतलब बतलाया जाता था कि क्या क्या इंडिया में चल रहा है आपको। तो ये आपको 15 मेंबर आपको काउंसिल बना जो असिस्ट करता था आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बड़ा पोस्ट है आपको वाइसरॉय से। फिर कैपेबल ऑफ यूजिंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडियन एंड इंग्लैंड। तो क्या यहाँ वहाँ तब बोल दिया गया कि इंडिया में और इंग्लैंड में भी आपको स्यू कर किया जा सकता है। फिर आपको इंडियन सिविल सर्विस आपको बनाया गया अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1858 था। फिर चार्टर एक्ट ऑफ अगर 1861 की यहाँ बात करें, चार्टर एक्ट ऑफ 1861, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो चार्टर 1861 था, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो इंस्टीट्यूशन था, चाहे इंडियंस का लॉ मेकिंग हो, तो वहाँ यहाँ पर आपको बनना शुरू हो गया। फिर वाइसरॉय यहाँ नॉमिनेट कर सकता है कुछ इंडियंस को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो काउंसिल में पहले क्या था, एंट्री नहीं था, अभी तो ओपन कंपटीशन में एंट्री हुआ था। आप जो काउंसिल्स था उसमें नॉन ऑफिशियल जो मेंबर था उसमें इंडियंस जो होना चाहिए उसे आप अपने काउंसिल्स में वो ला सकता है या काउंसिल्स में नॉमिनेट कर सकता है। सो लॉर्ड कैनिंग जो अपॉइंट किया था आपको इंडियन मेंबर्स, तो राजा बेनारस, आपको राजा बेनारस था, राजा पटियाला, सर दिनकर राव। तो इन तीनों को मतलब जो लॉर्ड कैनिंग उस समय था जो वाइसरॉय, उसने अपॉइंट किया था। वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम आपको स्टार्ट हुआ था, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। फिर वे 1833 में जो ऐप आपको डिप्राइव कर दिया गया था, फिर डिसेंट्रलाइजेशन पावर आपको दे दिया गया। फिर न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, कहाँ पर, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है NWFP। फिर पंजाब में आपको नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बना। वहाँ पर पोर्टफोलियम सिस्टम भी शुरू हो गया कैनिंग के द्वारा, फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्टेड, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर वाइसरॉय को एम्पावर कर दिया गया, पावर दे दिया कि किसी तरह का जो इमरजेंसी होता है वो ऑर्डिनेंस बना सकते, जो ऑर्डिनेंस रूल हम आप लोग देखते हैं आज के समय, वो भी क्या, वो यहीं से आया है। तो ऑर्डिनेंस पावर आपको गवर्नर को दिया गया था उस समय। तो काउंसिल जो था उसमें एग्जीक्यूटिव था, 5th लॉ मेंबर उसमें ऐड कर दिया गया। फिर लेजिस्लेटिव था, 6 to 12 मेंबर्स पे नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेट किया गया, जो कि 2 साल तक ऑफिस का उसका टेन्योर रहेगा आपको। आप इसमें इंडियंस होगा जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है। वाइसरॉय के पास वीटो पावर है कि इसका वाइसरॉय का डिसीजन फाइनल होगा आपको। इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो एक एडवाइजरी बॉडी था सिंपली। तो चार्ल्स वुड उस समय कौन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो चार्ल्स वुड था। तो ये आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1861 था। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 18 अगर 92 की हम लोग यहाँ बात करें, चार्टर एक्ट ऑफ 1892, तो यहाँ चार्टर 1892 इसमें क्या होगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और इंडियन मेंबर्स था, सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, उसका नंबर आपको क्या किया, इंक्रीज किया, जो 10 था उसको 16 कर दिया गया। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का फंक्शन इंक्रीज कर दिया, उसे पावर दे दिया कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, पहले ये पावर नहीं था बजट को डिस्कशन वाला। फिर फॉर नॉमिनेटिंग द नंबर मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय, तो वाइसरॉय से आप कंसल्ट कर सकते हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर से कंसल्ट कर सकते हैं, लोकल बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से। फिर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बिगिनिंग था, क्योंकि आप मतलब जो बजट का डिस्कशन करते हो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी देख रहे हैं।
यहाँ पर आप मेंबर्स क्वेश्चन तो पूछ सकता है लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ये आगे देखेंगे, ये भी आपको इजाज़त मिल गया कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। फिर आपको जो इलेक्शंस हुआ वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लॉ मेंबर जो था वो परमानेंट मेंबर यहाँ बन गया। इलेक्शंस, लेकिन वर्ड इलेक्शंस तो यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन जो इलेक्शंस का एलिमेंट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था कि इस तरह से मेंबर वहाँ पर अपॉइंट होगा। फिर अगर हम यहाँ पर 1909 की बात करें तो इसे आपको यहाँ पर कौन एक्ट बोला जाता था? 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो इसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता था। यहीं पर सबसे पहले आपको सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट शुरू हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को अब लग गया कि मतलब जो 1857 का जो लड़ाई हुआ था उसमें मेन कारण गवर्नमेंट को क्या लगा, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट था, कि जो ये इतना बड़ा जो एक रिवोल्ट हुआ वो इस सबसे बड़ा इसका कारण था कि यूनिटी बहुत था इंडियंस में। यूनिटी मतलब कि हिंदू मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा यूनिटी था। वो यूनिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि तोड़ना, तो उस यूनिटी को कैसे तोड़े, इसलिए सबसे पहले ब्रिटिश ने क्या किया कि आपको रूल्स बनाना शुरू किया, सेपरेट आपको लेजिस्लेटिव फंक्शन देना शुरू किया, जो रिजर्वेशन का पॉलिसी होता है वो देना शुरू कर दिया, चाहे वो मतलब आपको क्लर्क लेवल का रिजर्वेशन हो या मतलब जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स बनाना हो या किसी तरह का अपॉइंटमेंट करना हो। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इलेक्शन सिस्टम शुरू किया उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट दिया। तो वो आगे देखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1900 मॉडले मिंटो रिफॉर्म। तो यहाँ जो मॉडले है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मिंटो कौन था उस समय? आपको वाइसरॉय था। तो ये आपको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज था ये 16 था, पहले उसको 60 कर दिया गया नंबर। फिर आपको जो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें आपको ऑफिशियल मेजोरिटी का रिटेन रहा जो जितना था, लेकिन जो बट अलाउड प्रोविंसेस टू हैव ए नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, लेकिन प्रोविंसेस को अलाउ किया कि आपको मेजोरिटी आप बना सकते हैं। फिर मेंबर्स वेर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो हम लोग देखा जो पिछला जो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ नहीं था, लेकिन इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको अलाउ कर दिया गया। फिर आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या हुआ कि एसोसिएशंस में आपको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो इंडियन जो मेंबर थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वाइसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सबसे पहला जो इंडियन मेंबर थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये आपको ध्यान रखना, पूछा जाता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सबसे पहले जो इंडियन जो ज्वाइन किए वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें सबसे पहला मेंबर इंडियन मेंबर कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहाँ से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ, मतलब कम्युनल के नाम पर या रिलीजन के नाम पर यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट शुरू हुआ कि मतलब जैसे अगर मुस्लिम वोटर्स है तो मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम का मेंबर्स ही, मुस्लिम का जो आपको वोटर्स है वही मुस्लिम कैंडिडेट्स को इलेक्ट कर सकता है, उसे मतलब वोट दे सकता है। तो यहाँ से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आपको शुरू हुआ। फिर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको एक्स ऑफिशियो मेंबर बना। गवर्नर जनरल ऑफिस काउंसिल था, उसमें नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर था, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी था, इलेक्टेड मेंबर था। इनडायरेक्ट इलेक्शन का यहाँ बात हुआ। आपको इलेक्शंस में सबको पार्टिसिपेट नहीं किया मतलब करने दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर उस समय क्या होता था कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। इसमें आपको वही पार्टिसिपेट करता था, चाहे वो उसका एजुकेशन बढ़िया हो, चाहे वो लॉ मेंबर है या लॉ का पढ़ाई करके आया हुआ है, चाहे वो ग्रेजुएट है या टीचर्स है, या मतलब समाज में इसका स्टेटस बढ़िया है, या कहीं पर प्रोविंशियल जो स्टेट्स था वहाँ का वो राजा हो, या मतलब वहाँ का किसी अच्छे पोजीशन पर हो, तो इस तरह के मेंबर्स को वहाँ अपॉइंट मतलब इलेक्शंस में आपको वोट्स करने के लिए अलाउ किया जाता था। उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपको नहीं था। फिर अगर 1909 एक्ट की बात करें तो 1919 जो एक्ट था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें आप देख सकते हैं 1919, तो इस एक्ट को एक मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। इसको डिमार्केटेड सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस है। तो क्या हुआ, पहले सब्जेक्ट तो डिफरेंस नहीं था, उसमें डिवीजन नहीं था। अब सब्जेक्ट को क्या किया, डिवाइड कर दिया कि सेंटर इस सब्जेक्ट के साथ डील करेगी और प्रोविंस इस सब्जेक्ट के साथ डील करेगी। तो फर्स्ट टाइम बाइकैमरिज्म आपको शुरू हुआ, जैसे हम लोग आज देखते हैं जो लोकसभा राज्यसभा के जो बाइकैमरिज्म आपको शुरू हुआ। फिर डायरेक्ट इलेक्शंस का उसमें बात किया गया, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके अपर हाउस और लोअर हाउस का वहाँ पर कंसेप्ट है। जो अपर हाउस देखते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। फिर टेन्यूर ऑफ 5 एंड ओनली मेल मेंबर्स ऑफ जो काउंसिल में आपको मेल मेंबर्स ही रहेगा। तो ये मेजोरिटी जो मेंबर्स चूज किया जाएगा, जो मतलब वहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा, वो इलेक्शंस के द्वारा किया जाएगा। या डायरकी सिस्टम आपको प्रोविंसेस में शुरू हुआ। डायरकी में क्या होता था कि सब्जेक्ट को दो भाग में डिवाइड कर दें, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होता है, एक रिजर्व होता था। तो ट्रांसफर्ड में क्या होता था कि जब जो गवर्नर मतलब बाय गवर्नर विथ हिज मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव नो इंटरफेयर। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, मतलब वो एक हल्का सब्जेक्ट दिया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया या किसी तरह का रूल रेगुलेशन हो गया। लेकिन जो
रिजर्व सब्जेक्ट होता था वो आपको बाय गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बिना आप मतलब उसको उस पर रूल नहीं बना सकते हैं। तो ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉइस रॉय के अंदर ही रहता था रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में जैसे आपको डिफेंस हो गया, डिफेंस में यहाँ पर हो गया, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, तो इस सब को ये डील करता है रिजर्व सब्जेक्ट। ये फिर क्या हो गया, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 में मॉन्टेगू जो ये आपको मॉडले मिंटो रिफॉर्म से शुरू हुआ था, वो फिर आपको इसमें एक और एक्सटेंड कर, उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आपको सिक्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, अलग से मेंबर आपको इलेक्ट कर सकता है। क्रिश्चियंस को दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया, यूरोपियंस को। देख सकते हैं किस तरह से डिविसिव जो पॉलिसी होता है, जो डिवाइड एंड रूल का जो कंसेप्ट होता है, वहाँ ब्रिटिश ने यहाँ से आपको शुरू कर दिया। ग्रांटेड लिमिटेड फ्रेंचाइज ये सबको मतलब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं था। फिर होम चार्जेज आपको ब्रिटिश एक्सचेकर पर लगा दिया कि होम चार्जेज आपको ब्रिटिश को यहाँ पर दिया जाएगा। फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन यहीं से आपको शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट आपको सेपरेट कर दिया गया कि जो स्टेट का बजट और जो सेंटर का बजट है वो अलग से बनेगा। फिर वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को उसमें क्या किया, 3 ऑफ द 6 मेंबर्स वो इंडियंस होंगे, जो 6 मेंबर्स में 3 मेंबर्स होंगे वो आपको इंडियंस होंगे। फिर वहाँ पर क्रिएट किया गया न्यू ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट इन लंदन, प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी कमीशन टू लुक इन द वर्क आफ्टर 10 ईयर। तो वो 10 साल के अंदर स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया कि मतलब 10-10 साल में जो रिव्यू करेगा कि किस तरह से गवर्नमेंट का जो रेगुलेशंस है, चाहे वो 1935 है, वो किस तरह से काम कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे 1927 में जो साइमन कमीशन है वो क्या है, स्टैट्यूटरी कमीशन था, वो बनाया गया था, उस तरह से फॉर्म किया गया। फिर वो वुमेन्स वेर ऑल्सो गिवन द राइट टू वोट, वुमेन्स को भी यहाँ वोट दिया गया राइट में 1919 में। फिर जो रॉयलेट सेवरल मेंबर्स इंक्लूडेड जिन्ना डिजाइन, तो जिन्ना डिजाइन कर रॉयलेट सत्याग्रह हुआ था उसके बाद, वो हम लोग देखा था। तो मेनली आपको ये यहाँ पर यही याद रखना है। फिर अगर 1935 एक्ट की बात करें तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आज हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं उसमें जो जितने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, जो स्ट्रक्चरल जो थिंग्स है, चाहे गवर्नर का रोल हो, चाहे स्पीकर का रोल हो, तो वो सब क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बना है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो स्ट्रक्चर फॉर्म देखते हैं मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बना गया हुआ आया हुआ है। तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। तो इसमें क्या, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट ऑल्सो इंक्लूडेड इन, बर्मा का भी एक्ट इंक्लूड हुआ था। बर्मा जो सेपरेट किया था 1937 में सेपरेट किया गया था। प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएगी जिसमें ब्रिटिश का भी मेंबर्स होगा, ब्रिटिश इंडिया का भी, और प्रिंसली स्टेट्स का भी मेंबर होगा। इट नेवर, लेकिन ये कभी आपको एग्जिस्टेंस में मतलब आपको मतलब प्रैक्टिकल ये नहीं आ पाया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट था वो रिफ्यूज़ किया कि हम इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। वो कहते थे कि सबसे पहले अगर हाफ ऑफ द स्टेट इसमें वेट अगर एग्री किया जाए, हाफ ऑफ द स्टेट को इसमें तवज्जो दिया जाए कि आधा आपका डिसीजन होगा, तब ये उसमें शामिल होंगे। इट डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। तो 3 लिस्ट में पावर ऑफ डिवाइड हो गया, सेंटर और मतलब सेंटर में एक और प्रोविंस के बीच में। एक फेडरल लिस्ट था जो सेंट्रल लिस्ट होता है, जिसे आज हम लोग होते हैं स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यहीं से आपको आया था। प्रोविंशियल फॉर प्रोविंसेस लिस्ट आपको आया था, और एक था मतलब कंकरेंट लिस्ट, जो अगर दोनों में नहीं हो तो फिर वो आपको कहा जाएगा रेसिड्यूरी जो पावर था वो किसके अंदर चला जाएगा, फिर वो आपको चला जाएगा सेंट्रल के अंदर। तो प्रोविंशियल फॉर प्रोविंस था रेसिड्यूरी जो पावर था आपको, रेसिड्यूरी किसके अंदर था, सेंटर के अंदर। फिर आपको क्या हुआ कि अब डायरकी को एबोलिश कर दिया गया प्रोविंस से। जब जो डायरकी सिस्टम था, जो ट्रांसफर लिस्ट, रिजर्व लिस्ट था, उसे एबोलिश कर दिया गया, लेकिन यह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वहाँ दे दिया गया 1935 के अंदर। एज पर साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उसको हम लोगों ने देखा था, साइमन कमीशन, दैट देयर वाज नो रिजर्व सब्जेक्ट्स, नो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स इन प्रोविंसेस। वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको बनाया गया प्रोविंसेस में। गवर्नर वाज टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटर। ये आपको 1937 से इफेक्ट में आ गया। फिर आपको डायरकी क्या हुआ, सेंटर में स्टैब्लिश्ड हो गया। सेंटर पर डायरकी नहीं था, वो सेंटर में हो गया, प्रोविंसेस से हटके वो सेंटर में आ गया। तो फेडरल सब्जेक्ट्स वो डिवाइड हो गया रिजर्व में और ट्रांसफर्ड में। रिजर्व में डिफेंस हो गया, जो मेन सब्जेक्ट होता है ब्रिटिश अपने अंदर में रखता है, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज हो गया। ये आपको ऑपरेशन में नहीं आया था, डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉइसराय था, ये कंटिन्यू करेगा फाइनेंस और ब्रिटिश इंडियन जो आर्मी, और ये अपॉइंट करेगा RBRW बोर्ड में जितने मेंबर होंगे। उस ये पावर किसके पास होता था, सेक्रेटरी और वॉइसराय के पास होता था। फिर अगर उस समय क्या हुआ था कि 6/11 प्रोविंसेस वेर मेड बाई कैमरल। तो जो बाई कैमरल की बात करते हैं, जहाँ जो जितने भी आज स्टेट देखते हैं आप, तो क्या वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो आप देखेंगे कि अभी भी जो मतलब स्टेट्स है, वो पूरे स्टेट्स में जो 28 स्टेट, 28 के 28 स्टेट में आपको 2 बॉडी नहीं है, वहाँ एक ही बॉडी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन अभी भी 5 से 6 स्टेट्स है जहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव मतलब असेंबली भी है। तो उस समय ये आपको 6/11 प्रोविंस था। वो कहाँ था, बिहार में, असम में, यूपी में, और ये आपको जो महाराष्ट्र रीजन या कुछ और रीजन था वहाँ पर था ये। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं।
फिर आपको देखिए तो एक्सटेंडेड ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया गया। जो सेपरेट इलेक्टोर्स का जो कंसेप्ट था वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए बढ़ा दिया गया, वुमेन एंड इसी के बाद देखेंगे कि जो गांधी जी का जो वो आपको पुना पैक्ट था जो बना था कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए ये क्यों बना दिया गया, लेकिन ये भी आपको निकल कर किससे आया था, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ये निकल कर आया था आपको। तो ये काउंसिल ऑफ इंडिया जो उसको था एबोलिश कर दिया गया, एडवाइजर्स टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको भी क्या किया गया, आपको एबोलिश कर दिया गया। फ्रेंचाइज जो था वो 10% पॉपुलेशन को दिया गया। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यहाँ पर। पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, फेडरल प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस का जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर फेडरल कोर्ट हुआ था, सेटअप हुआ था जो सबसे आपको हायर अथॉरिटी होगा 1937 में। फेडरल रेलवे अथॉरिटी सेटअप किया गया था। नया प्रोविंसेस बना था। विंड सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, मतलब बॉम्बे सेपरेट बिहार उड़ीसा प्रोविंसेस अलग अलग बने। सिंध उड़ीसा 10 फॉर्म, ये आपको यहाँ पर अलग था। यहाँ पर देख सकते हैं विंड नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, आई थिंक गुजरात होगा जो सेपरेट हुआ था बॉम्बे से आपको। फिर आपको एक्ट ऑफ 1919 जो प्रियम्बल जो आज प्रोवाइड करते हैं, डोमिनियन स्टेटस बट नो मेंशन इन 1935, नो फंडामेंटल राइट्स, ये आपको उसमें मेंशन नहीं था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा डिफरेंट जो एक्ट्स था, जो मेन एक्ट्स था उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस किया। यही आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना, क्योंकि एक्ट से इतना ही क्वेश्चन पूछा था जो 1935 तक जो एक्ट था। क्योंकि 1947 में जो इंडिपेंडेंस एक्ट था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वहाँ पर देश आज़ाद हो गया था। फिर गवर्नर जनरल आपको जो मेन जो वॉइस राय था आपको माउंटबेटन वो आया, फिर सेपरेटेड आपको डिफरेंट मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ वही मेनली था आपको। तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट है हम लोग ने जो एक्ट देखा वही इंपॉर्टेंट है और सफिशियंट है, आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही रहता है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।